गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अपने टॉपिक के साथ हम लोगों ने राष्ट्रपति को पढ़ा। आज के इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ऑप्ट होते हैं, क्वेश्चन बहुत से बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि राष्ट्रपति को इस प्रकार की जो शक्ति मिली हुई है, इस प्रकार की जो पावर मिली हुई है, वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली हुई है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्वेश्चन हो पाए, हम उनमें कोई गलती न करें, इससे रिलेटेड ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है। इसमें जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि 52 टू 61, 62 और इनसे रिलेटेड जो इनके पास कार्य हैं, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली जितने आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड उनको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है, उन्हीं को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले 52 टू 61 जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में ऑप्ट होता है, इन पर हम लोग बात करेंगे और इनके आगे बात करेंगे जो अदर फंक्शंस और इनके पावर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। क्लियर? कैरी ऑन करते हैं इसमें से। जैसे कि आर्टिकल नंबर 1 52 अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा। क्लियर? ये आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है, एक राष्ट्रपति की बात करता है। और उसके बाद जब सेकेंड आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 53, तो जैसे ही पद बना तो उस पद के क्या कार्य होंगे उस बारे में बात की गई आर्टिकल 53 में। क्लियर? एक पद सृजित हुआ तो पद किन कार्यों के लिए सृजित हुआ उस कार्य की बात की गई। तो आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका जो प्रमुख होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वो कौन होगा? तो प्रेसिडेंट होगा। क्लियर? तो एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट, या ये कहें जो नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट। हाँ, अगर ये लिखा हो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करता है तो आंसर होता है प्रधानमंत्री। बट हेड ऑफ द यूनियन या हेड ऑफ द स्टेट तो आंसर होता है प्रेसिडेंट। क्लियर? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से सृजित किया गया? 52। कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया किस अनुच्छेद से? तो आर्टिकल 53। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो, पद बन गया, उसके कार्य क्लियर कर दिए गए, तो अब उसका इलेक्शन, उसका निर्वाचन कैसे हो? तो देखो, जो इलेक्शन से रिलेटेड यानी निर्वाचन से रिलेटेड ये दोनों आर्टिकल हैं, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक साथ रहेंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों निर्वाचन से संबंधित हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही चुना जाता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 55 ये कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है इसकी बात करता है आपका आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? आर्टिकल 56 की बात करेंगे
आर्टिकल 56 क्या कहता है? अब एक चीज, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें बात करता है कि तरीका क्या होगा, पद्धति क्या होगी। एक बात देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, यानी एक मत हस्तांतरणीय पद्धति से होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा इनको चुना जाता है। अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, क्लियर, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां पर जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। हाँ, जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनका यहाँ पर पोजीशन अलग हो जाता है, क्लियर। अब देखो, चुनाव हो गया तो आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 52 पद हो गया, आर्टिकल 53 कार्य हो गया, आर्टिकल 54, 55 इलेक्शन हो गया, तो आर्टिकल 56 कहता है कितने समय के लिए, क्लियर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 पदावधि की बात करता है जो कि 5 वर्ष का होता है, क्लियर। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष का, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हाँ, इन केस अगर राष्ट्रपति पद पे कार्य न कर रहे हो, किन्हीं कारणवश वो कार्य करने में असमर्थ हो या पद वैकेंट हो या वो बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्य वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है या किसी कारणवश कार्य नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस भी उपलब्ध नहीं है तो फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। अब देखो, टर्म 5 ईयर होता है। इन केस अगर पद रिक्त है तो मैक्सिमम ये पद कितने समय के लिए रिक्त हो सकता है? याद रखने वाली बात है, मैक्सिमम 6 मंथ, 6 माह, क्लियर। तो आर्टिकल 56 टर्म की बात करता है। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, री इलेक्शन की बात करता है। तो देखो, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, यहां पर री इलेक्शन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जैसे कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं। अब इलेक्शन हो गया, पद हो गया, पदावधि हो गई, तो अब क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 58, आर्टिकल 57 क्या था? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं हमारी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। वो किसी भी दल सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस है। 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करता है अनुच्छेद 59, 59, क्लियर। आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अब जब वो चुन लिया गया, अहर्ताएं उसकी पूरी थी, राष्ट्रपति ऑफिस में जब कार्य करेगा तो कार्य करने के पहले उसे शपथ ग्रहण करनी होती है। तो ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ ग्रहण करेगा, देश की संप्रभुता के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करेगा और उसे राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जाती है। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है, पद रिक्त हो सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि उसकी मृत्यु हो जाए या किन्हीं अन्य कारणवश या सुप्रीम कोर्ट में यह सिद्ध हो जाए कि उसका जो इलेक्शन था वो अनैतिक था। अगला होता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाए। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के पीछे एक ही कारण होता है, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करता है तो उस पर हम इम्पीचमेंट ला सकते हैं। और इम्पीचमेंट लाने के पहले
बिफोर 14 डे, 14 दिन पहले हमें उसे नोटिस देनी होती है कि हम उस पर इम्पीचमेंट ला रहे हैं। क्लियर, महाभियोग प्रस्तुत कर रहे हैं। महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर। आर्टिकल 62, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कितने समय अंतराल होल्डिंग इलेक्शन ऑफ फिल वैकेंसी फिल कर सकते हैं। तो हमने आपसे पहले बोला कि वैकेंट पद जो होता है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ। क्लियर। आर्टिकल 63, 64 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 65 क्या कहता है? अधिकार वाइस प्रेसिडेंट का है, लेकिन ये प्रेसिडेंट से डायरेक्ट रिलेटेड है। आर्टिकल 65, जब कभी प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस एज अ प्रेसिडेंट, किन कंडीशंस में? जब प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं होते। अगर प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है, उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का कार्य करता है, और जिस समय वो राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उसकी सैलरी, एमोल्यूमेंट सारे के सारे राष्ट्रपति के रूप में उसको प्राप्त होते हैं। क्लियर। आर्टिकल 71, मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति से संबंधित सारे विवाद, कंडीशंस, मैटर्स जो हैं वो आर्टिकल 71 ये कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, अदर कोई कोर्ट हैंडल नहीं कर सकता। क्लियर। आर्टिकल 72, 72, the power of president to grant pardons and to suspend, remit or commit sentence in certain cases। आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। क्वेश्चन अगर बनता है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्ले करता है, किस अनुच्छेद से उसको प्राप्त होती है, तो आर्टिकल 70। क्लियर। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको राष्ट्रपति को सलाह देनी होती है। राष्ट्रपति एक तरीके से बाध्य होता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए, तो वो मंत्रिपरिषद से सलाह जो प्राप्त करता है वो किस अनुच्छेद के आधार पर प्राप्त करता है, तो अनुच्छेद 74, 74। 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 75 राष्ट्रपति को क्या अधिकार देता है? वो अधिकार देता है जिसके अंतर्गत वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, टर्म, सैलरी क्लियर करता है। हाँ, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करना होता है, क्योंकि मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो जितने मिनिस्टर होते हैं वो स्वयं अपने आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो किसी कार्य पर नहीं होते, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उसका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। क्लियर। आर्टिकल 76, 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर। अनुच्छेद 77 ये कहता है भारत से सरकार के कार्य जो हैं, जो संचालित होंगे वो किसके बिहाफ पर होंगे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होंगे। आर्टिकल 78, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को ये जिम्मेदारी देता है, ये कार्य देता है जिसके संचालन अनिवार्य है कि प्रधानमंत्री समय समय पर शासन से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो राष्ट्रपति को प्रदान करें, प्रोवाइड कराएं। आर्टिकल 85, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो सदन के सत्र का सत्रावसान कर सके, सदन के सत्र का सत्रावसान कर सके और विघटन कर सके। क्लियर। प्रधानमंत्री की सलाह पर विघटन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर विघटन करता है,
सत्र भी उनकी सलाह पर बुलाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति को अधिकार है बुलाने का और विघटन करने का। क्लियर। आर्टिकल 111 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे राष्ट्रपति किसी भी बिल को स्वीकृति प्रदान करता है या वापस करता है या पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। क्लियर। आर्टिकल 109 मनी बिल से रिलेटेड है और आर्टिकल 110 उसके संबंधियों को बढ़ाता है और आर्टिकल 112 आर्टिकल 109 मनी बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 1110 मनी बिल को परिभाषित करता है, मनी बिल को परिभाषित करता है। आर्टिकल 111 असेंट टू बिल पास्ड बाय द प्रेसिडेंट या पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो संसद के द्वारा बिल पास किया गया है उस बिल पर अनुमति देता है, पारित करता है। 111 क्लियर। तो 111 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो विधेयकों को अनुमति प्रदान करे। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एएफएस या फिर ये कहें यूनियन बजट सदन के पटल पर रखता है। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, 123 संविधान को या राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब सदन चल ना रहा हो, जब सत्र चलन में ना हो, उस समय किसी भी कानून को बनाने के लिए उसे ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्वारा पेश किया गया ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 मंथ के लिए हो सकता है, कंटिन्यूअस 3 टाइम आ सकता है। क्लियर। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, किसी भी लीगल एक्टिविटी पर, किसी भी लीगल पॉइंट पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विधिक सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से विधिक सलाह मांग सकता है। ये जो आर्टिकल्स थे, जो ये अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद संबंधित है राष्ट्रपति के फंक्शंस, कार्यों से, राष्ट्रपति की शक्तियों से और राष्ट्रपति के पद, चुनाव, पदावधि और कंडीशंस। क्लियर, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको आज रिवाइज करें। कोशिश की है बहुत आसानी से समझने की, चीजों को अच्छे से क्लियर करने की। इनसे क्वेश्चन क्योंकि ऑप्ट होते हैं तो ये हमारे पेपर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।